यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजास को बैन किया गया। दूसरी तरफ तारड़ साहब, वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। जो मेल और उनकी एज 42 से कम हो उनको वीजास नहीं दे रहे। और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। नरसिम्हा राव और ये हमें मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की रखी गई बुनियाद जो थी उस पर आज भारत की इमारत खड़ी है और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। ताड़ साहब, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। दुबई की गवर्नमेंट का और वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि पाकिस्तानीज अनस्किल्ड, एक तो उनको कोई हुनर ही नहीं आता, कोई स्किल ही नहीं है पाकिस्तानियों में। आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आजाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, भारत की तरक्की दिन पर दिन एक सुनहरे सपने की तरह आगे बढ़ती जा रही है, जहां पर भारत में गरीबी तो काफ़ी तेज़ी से घट रही है, लेकिन भारत की जीडीपी और भारत की इकॉनमी लगातार सभी एनालिस्ट के रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इसी पर अब हमारे स्टॉक मार्केट से भी एक बड़ी खबर हम सबके सामने आ रहा है, और वो ये है कि अब हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि अब भारत का स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन दुनिया के टॉप कंट्रीज में आ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत जापान को भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी पीछे छोड़ने जा रहा है। आप सब जानते हैं इकॉनमी वाइज भारत जापान को कुछ ही महीनों में पीछे छोड़ देगा, और अब स्टॉक मार्केट में भी जिस तरह से भारतीय इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा भारत के इकॉनमी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जिस तरह से भारत की इकॉनमी और भारत की स्टॉक मार्केट और कंपनीज भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताड़ साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन ताड़ साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। ताड़ साहब, और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। ताड़ साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ताड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। आपने वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। ताड़ साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते।
अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन, मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए, इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली है अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। एक सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट उमर कुरैशी जो हैं, उमर कुरैशी ने ये लिखा कि दुबई स्टॉप्स इशूइंग वीजास टू सिंगल पाकिस्तानी मेन अंडर द एज ऑफ 42, और उन्होंने कहा है कि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस सिलसिले में नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ये वेरीफाई किया। उनका कहना था, बट हैव वेरीफाइड दिस फ्रॉम सेवरल रिलायबल सोर्सेज इन द लोकल ट्रैवल इंडस्ट्री। यानी उमर कुरैशी ने इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने अब जो उनके पाकिस्तान में जो भी वीजास का काम करते हैं उससे पूछा, तो उन्हें ये पता चला कि जनाब हाँ, ये बात वेरिफिकेशन के बाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानी खासतौर पर जो अंडर 42 एज के हैं मेन, सिंगल मैन भी इसके अंदर कहीं पर किसी जगह लिखा, उसके लिए दुबई ने अपने वीजास जो है यूएई ने वो ब्लॉक कर दिए, वो नहीं दिए जा रहे। मैडम शेख, नरसिम्हा राव और ये हमें मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की रखी गई बुनियाद जो थी, उस पर आज भारत की इमारत खड़ी है। और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके ज़र मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके एक मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है। और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाई कह चुका है, और हर काबिल ज़िक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख, अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफ़रत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग, आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरान। क्यों